हाय फ्रेंड्स, दिस इज कर एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एडिटोरिया बुक में जो बजट दिया हुआ है 2023-24 का उसको देखेंगे डिटेल एनालिसिस के साथ। ना केवल देखेंगे बल्कि इसका जो मैक्सिमम फैक्ट है उसको भी याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। नाउ बजट 2023-24 23-24 का जो बजट है, पहली बात तो पेश किसने किया, जो कि सेंट्रल है, तो जो वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कब पेश की? 1 फरवरी को। कब? 1 फरवरी को। ये जो बजट है वो कौन सा बजट है? तो अमृतकाल का पहला बजट। अमृतकाल से मतलब कि आज़ादी के जो 75 वर्ष पूरा हुआ है उसके बाद जो शुरू हुआ है, यानी 75 वर्ष से लेकर 76 वर्ष से लेकर 100 वर्ष के बीच का जो ईयर है, यानी ये जो 25 वर्ष, उसको अमृत काल कहते हैं। इसमें पहला वर्ष अमृतकाल का पहला बजट है जो कब पेश किया गया? 1 फरवरी को। ठीक है। और इसका जो विजन है, यानी अमृतकाल का जो विजन है वो क्या है? सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था। क्या है? देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं बोलता हूँ आप लोग भी मने मन बोलिए ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। विजन क्या है? सशक्त और एवं समावेशी अर्थव्यवस्था। ठीक, इसको हासिल करने के लिए 3 एजेंडा चीज़ों पे फोकस किया है। कितने? 3 चीज़ पे। यानी अभी तक क्या क्या पढ़ा? बजट कब कौन पेश किया? निर्मला जी ने। कब? 1 फरवरी। अमृतकाल का पहला बजट है, ये आपके लिए वीवीआई पॉइंट है। कौन सा? अमृतकाल का पहला है। विजन क्या है? सशक्त एवं समावेशी विकास। ये अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए एजेंडा है, 3 एजेंडा है। ठीक है। इस तीनों एजेंडा को क्या क्या है अब हम लोग ध्यान देंगे। पहला है कि नागरिकों को विशेषकर युवा वर्ग, यानी देखिए आप इसको एक कहानी बना लीजिए, आप एक नागरिक हैं और युवा भी हैं, युवा है और आपकी कुछ आकांक्षा है। पहला आकांक्षा क्या है? कि आपको पर्याप्त अवसर मिले। अवसर मिलेगा, जब अवसर मिलेगा तो आपको क्या मिलेगा? दूसरा पॉइंट क्या है? कि अवसर के साथ आपको मिलेगा रोजगार, जिससे आपका विकास होगा, यानी रोजगार सृजन एवं विकास। तीसरा पॉइंट क्या है? आर्थिक स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की स्थिरता आएगी। यानी 3 पॉइंट है। पहला, आप युवा है, आपकी कुछ आकांक्षा है कि आपको पर्याप्त अवसर मिले, और अवसर मिलेगा तो आपको रोजगार मिलेगा, रोजगार सृजन होगा, उससे विकास होगा, और विकास होगा तो वृहद आर्थिक स्थिरता आएगी। ये तीनों पॉइंट्स है जिसको आप अपने से कोरिलेट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, अमृतकाल एट द रेट ऑफ 100, यानी 100 वर्ष का जो तक चलेगा, 25 वर्ष तक चलेगा, यानी 75 से 100 वर्ष तक। ठीक है। इस दौरान हमारी यात्रा के दौरान जो मूल बातें हैं, इस पर 4 रूपांतरणकारी मौका दिया गया है, मतलब टारगेट रखा गया। पहला तो किसने पेश की? निर्मला सीतारमण। और वो अपने पर, उनको मान लीजिए आपको ट्रिक है, बस जस्ट फॉर ट्रिक के लिए, कि जो महिला सशक्तिकरण यानी निर्मला जी ने पेश की और अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करी। यानी कौन, क्या हुआ? निर्मला सीतारमण। पहला पॉइंट, चूंकि वो महिला है इसलिए वो निर्मला सीतारमण जी ने अपने आप को फोकस करके पहला टारगेट है, 4 टारगेट है। पहला टारगेट है महिला सशक्तिकरण। चूँकि दूसरा मोदी जी को ध्यान रखना है, तो मोदी जी क्या है? तो पीएम है, इसलिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। और तीसरा क्या है? मोदी जी हमेशा विदेश जाते रहते हैं, इसलिए पर्यटन है। और चौथा क्या है? जब पर्यटन हो जाएगा तो फिर हमको क्या देखना है? हरित विकास। हरित विकास यानी आप मेरे साथ बोलिए, पहला पॉइंट कौन है? महिला सशक्तिकरण, दूसरा पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, तीसरा पर्यटन, चौथा हरित विकास। आप देखिए, आप डिटेल में चलते हैं। पहला क्या है? महिला सशक्तिकरण। यानी महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया जाना बाकी है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये कौन सा योजना है? दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसमें क्या है कि ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूह को बड़े उद्यमियों में परिवर्तित करना। जो इतना जो स्वयं सहायता समूह है उसको क्या करना है? बड़े उद्यमी में तब्दील करना। कितना? 81 लाख। दूसरा क्या है? पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, मोदी जी क्या है एक तरह से, तो इसमें क्या है, या इसको पीएम विकास भी कहते हैं। जो कारीगर है, जो पारंपरिक कारीगर है, शिल्पकार है, इसको वित्तीय सहायता देना, उसको कौशल प्रशिक्षण देना, जानकारी देना, ताकि उसको बेहतर कौशल मिल सके। और दूसरा जो है, 4 स्तंभ में से दूसरा स्तंभ पूरा हो जाएगा। तीसरा क्या है? पर्यटन, जो कि मोदी जी बार बार विदेश जाते हैं, जैसे पर्यटन है, जो पर्यटन के देश में अपार संभावना है उसको क्या करना है? बेहतर करना है। चौथा हरित विकास, जो जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसके लिए हरित विकास होगा। हरित विकास के जरूरी क्या है? कि जो ऊर्जा है, ठीक है, ऊर्जा के कौशल उपयोग और हरित रोजगार सृजित करना। ये हो गया 4 उसका मेन पॉइंट। नेक्स्ट, अब क्या है? केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष कौन सा है? जो भी वित्त वर्ष करेंट ईयर है उसके जो आर्थिक विकास दर है वो कितना है?
7 फेरा यानी 7% है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इस साल 7 फेरा ले लेना है। और जो आदमी फेरा ले लिए वो आप ये सोचिए फेरा लिए तो सही है या मतलब सही होगा, मन मन सोच सकते हैं। बाकी देखिए कुल बजट है कितना, तो 45.03 लाख करोड़। कितना है? 45.03 लाख करोड़ है। वैसे आप एग्जैक्ट फिगर भी ध्यान रखिए क्योंकि बीपीएससी या किसी भी स्टेट विशेष स्टेट में एग्जैक्ट फिगर पूछ लिया जाता है। यानी 45,03,997 करोड़ यानी 45,03,097 करोड़ है। बोलिए फिर से कितना? 45,03,097 करोड़। अब इसमें जो कुल प्राप्तियां कितना है, तो जितना जो बजट है उतना ही प्राप्तियां कितना है, मन बोलिए। राजस्व प्राप्ति कितना है, तो राजस्व प्राप्ति है, राजस्व प्राप्ति थोड़ा ज़्यादा होता है पूंजीगत प्राप्ति से, तो कितना है? 26,32,281 करोड़। 26,32,281 करोड़ है। और पूंजीगत प्राप्ति कितना है? कैपिटल रिसिप्ट्स और पूंजी राजस्व मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स कितना है? 18,70,816। इसी तरह 18,75,70 8 दूनी 16, मतलब ट्रिक के लिए 18,75,70 8 दूनी 16 लाख यानी 18,70,816 करोड़। नेक्स्ट कुल खर्च कितना है, तो जितना बजट है उतना खर्च है। तो बजट कितना है एक बार बोलिए मन में। राजस्व खर्च, पूंजीगत खर्च। राजस्व खर्च कितना है? राजस्व खर्च ज़्यादा होता है हमारे यहाँ 35,02,136 करोड़। इसे याद कर सकते हैं कि पहले 35 लाख है और अंतिम में यानी 35 और 36 यानी 35,02,136 करोड़। और यहाँ कितना है? 10 का क्यू और 9 का 10 का क्यू मतलब 10,09,61 करोड़। नेक्स्ट है विभिन्न घाटा यानी कितना कितना घाटा लगता है। सर्वाधिक घाटा कौन सा है? राजकोषीय घाटा कितना है? 5.9%। कितना है? देखिए आप 5.9 में आपको दिक्कत हो रहा होगा तो आप ये याद कर लीजिए 6% में से 0.1 कम है, 6% में से 1.1 कम है। यानी टोटल आंकड़े की बात करें तो टोटल आंकड़ा कितना है? टोटल जो आंकड़ा है 17,86,816 करोड़। यानी 17 से शुरुआत है और 16 से खत्म बनी। 17,86,000 कितना है? 17,86,816 करोड़ है। दूसरा है रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा। ये कितना है? जीडीपी का 2.9%। यहाँ पे भी देखिए 9% से घटा के आप क्या कर सकते हैं? सीधे 3% में 0.1% कम है। और आंकड़ा कितना है? 8,69,000 कितना? 8,69,855 कितना? 8,69,855 यानी 8,69,855 करोड़ है। यानी कह सकते हैं 3% में 0.1 कम है। वही अगर प्राथमिक घाटा की बात करें, प्राथमिक घाटा जो है वो 2.3% है। कितना है? 2.3% है। और ये जो एग्जैक्ट कितना है? 7,06,845 करोड़। देखिए वैसे तो 2.3% सीधे याद कर लीजिए। और आंकड़ा क्या है? 7,06,845 करोड़। या आप इसमें एक चीज़ कॉमन है, देख लीजिएगा डिजिट कौन कौन है इसमें, 4, 5, 6, 7, 8 सभी है। तो एलिमिनेशन के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। और चौथा नंबर जो है प्रभावी राजस्व घाटा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, वो कितना है? 1.7%। और कुल कितना है? 4,99,867 करोड़। यानी कहा जाए तो एक नंबर पे कौन है? राजस्व घाटा। दूसरा नंबर पर राजकोषीय घाटा एक नंबर पे 6% में 1% कम, राजस्व घाटा 3% में 1% कम यानी 0.1 कम। और तीसरा नंबर पर प्राथमिक और चौथा नंबर पर है प्रभावी राजस्व घाटा। यानी इसको अगर आपको कह सकता है सीरीज में अरेंज कीजिए या बढ़ते या घटते क्रम में, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि सरकार 25-26 के लिए जो राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना तय किया है? 4.5%। 4.5% कितना लक्ष्य का है राजकोषीय घाटा? ये केंद्र सरकार के लिए है। ये कितना है? केंद्र सरकार के लिए कितना है? 25-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5%। और राज्यों का जीडीपी कितना है? जीएसडीपी के लिए 3.5%। यानी केंद्र सरकार जितना है उससे 1% की क्या है? कम है, अनुमानित क्या है, जब जिसमें से 0.5% यानी 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार जो करेगा उसके लिए जोड़ा गया। अब वित्त वर्ष 23-24 के राजकोषीय घाटा का अनुमान क्या है? अनुमान ये है, इसका मतलब सीधा से कह रहा है कि राजकोषीय घाटा है। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कितना है राजकोषीय घाटा? राजकोषीय घाटा 5.9%। कितना राजकोषीय घाटा? 6% में 1% कम है। तो ये डिजिट यहाँ पे क्या लिखाएगा? 6% में 0.1 कम है। अब मतलब याद करने के लिए है, ठीक है। एग्जैक्ट आंकड़ा कितना है?
17,87,000 17.87 लाख 17.87 या 17.87 लाख करोड़ रुपया अर्थात इतना तक ऋण ले सकता है। अब सवाल है कि रुपया कहाँ से आता है, तो सर्वाधिक हम लोग क्या लेते हैं, उधारी लेते हैं। उधारी व अन्य देयता से कितना मिलता है, 34%। अब देख लीजिए, अगर आप सर्वाधिक उधार लिए हैं तो आपको देना भी पड़ेगा। तो सर्वाधिक उधार लिए हैं सर्वाधिक, और इससे जस्ट इसके आधा कितना हुआ, 17% GST। उधारी के बाद सबसे ज़्यादा क्या लेते, कहाँ से आता है, तो GST से। GST से कितना आता है, 17%। और निगम कर और आयकर यानी कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स दोनों बराबर है, कितना, 15%। कितना, 15%। यानी BPSC में स्टेटमेंट इस तरह से बन जाता है कि क्या दोनों निगम कर और आयकर बराबर है, बिल्कुल बराबर है। हम लोग निगम का इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। उसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7% है, और सीमा शुल्क 4% है। तो सीमा शुल्क यानी कह सकते हैं कि चारों साइड सीमा ब्लॉक है, इसलिए 4% आता है। नेक्स्ट, रुपया कहाँ जाता है, तो मैंने पहले ही बोला जहाँ सर्वाधिक उधार लेते हैं तो आपको सर्वाधिक ऋण भी देना पड़ेगा। उसके बाद कर और शुल्कों से राज्य का हिस्सा कितना मिलता है, राज्य का हिस्सा कितना, 18%। उसके बाद केंद्रीय क्षेत्र की केंद्र क्षेत्र की जो योजना है, सेंट्रल स्कीम जो है, उसमें 17% है। वित्त आयोग व अन्य आयोग के जो अंतरण है वो 9% है, और केंद्रीय प्रायोजित योजना में 9% है। यहाँ पर भी वित्त आयोग व अन्य अंतरण और केंद्रीय प्रायोजित योजना का जो कितना परसेंट है, बराबर। वहाँ पर भी निगम और आयकर क्या था, बराबर था, 15-15, और यहाँ पे 9% है। नेक्स्ट, रक्षा, जो इसको VVI कर लीजिए, मेंस में आप क्वेश्चन पूछता है तो पॉइंट लिख सकते हैं कि 8% है रक्षा में। नेक्स्ट है बजट 23-24 में 7 प्राथमिकता है, यहाँ पर भी 7 प्राथमिकता है, और आप कितना फेरा आपको लेना है, 60%, 7 फेरा लेना है। तो आप ये देखना है कि 7 फेरा लेकर आप खुश हैं कि बहुत खुश हैं, नहीं खुश तो सोचने नहीं है, नहीं तो कुटा जाइएगा। सप्तर्षि, इसको क्या किया, 7 प्राथमिकता है, इसको क्या नाम दिया गया, सप्तर्षि। अब कौन कौन है, इसको 7 सप्तर्षि है, तो आपको क्या याद रखना है, 7 फेरा। जब 7 फेरा आपका पूरा हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगी, सास। क्या मिलेगी, SAS, सास। अब ये सास क्या है, इसको देखिए, बस आपको ध्यान रखना है, 7 फेरा मतलब सास मिलेगी, यानी 7 प्राथमिकता है। पहला S में समावेशी, दूसरा A में अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, फिर A में अवसंरचना विकास एवं निवेश, फिर S से सक्षमता यानी S, फिर सास के बाद जो सास मिली आपको, चूंकि आप युवा हैं तो आपको क्या करेगी, वित्तीय मतलब हरित विकास में आपका वित्तीय मदद करेगी। यानी सास आपको क्या कर रही है, एक युवा को, यानी युवा, या ये भी सोच सकते हैं कि युवा मतलब युवा को हरित विकास में मदद कर रही है सास। आपको ट्रिक के लिए याद करना, 1-2 बार इसे लगेगा उठपटांग, लेकिन ये याद रह जाता है, मेरा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और कई दोस्तों के साथ भी। तो पहला क्या है, सास में समावेशी विकास, दूसरा अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, तीसरा अवसंरचना एवं निवेश, चौथा सक्षमता को सामने लाना, युवा याद करना, वो हरित विकास कर रहा है, उसमें उसको वित्तीय मदद दे रही है कौन, सास। नेक्स्ट, यानी पहली प्राथमिकता क्या है, S में समावेशी विकास, इसमें क्या है, कृषि एवं सहकारिता। कृषि एवं सहकारिता क्षेत्र है, तो कृषि के लिए क्या किया जा रहा है, तो कृषि के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या के निर्माण किया जाएगा, यानी निर्माण किया जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में, चूँकि कृषि से रिलेटेड है, ग्रामीण क्षेत्र से, तो ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा को एग्री स्टार्टअप खोलने को प्रोत्साहन दिया जाएगा। यानी जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा है उसको एग्री स्टार्टअप के लिए क्या किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। और इसके लिए एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड यानी कृषि वर्धक नीति स्थापित किया जाएगा। 2200 करोड़ रुपये की लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, कितना का, 2200 रुपये की लागत से क्या किया जाएगा, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, सिंपल सा उद्देश्य है, उन उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल को लगाया जाएगा जो रोग मुक्त होगा और गुणवत्तापूर्ण पौधा होगा। उसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, निर्मला जी ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए, यानी बाजरा उजरा जो है, ज्वार बाजरा, मोटे अनाज उसको लोकप्रिय बनाने के लिए एक योजना की शुरुआत की है। योजना का नाम क्या है, श्री अन्न। ये बजट भाषण में नाम लिया इनका, ठीक है। आप देखो, जो योजना बजट भाषण में जाता है वहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाता है। योजना का नाम क्या है, श्री और अन्न, श्री अन्न। तो आप इसको याद कर लीजिए, बजट भाषण में चर्चा हुआ इसलिए इसकी संभावना ज़्यादा है। नेक्स्ट, भारत जो है
बड़े यानी जो मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है, उत्पादक में 1 नंबर पर है, और सब दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, निर्यातक में कितना है, दूसरा। उत्पादन करेगा, खाया, बचा हुआ बेच दिया, दूसरे नंबर पर निर्यात, 1 नंबर पर खाया, दूसरे नंबर पर बेचा, यानी उत्पादक 1, निर्यातक 2। भारतीय अन्न का वार्षिक केंद्र बनने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, हैदराबाद। हैदराबाद में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, कहाँ पर है, हैदराबाद, जहाँ पर क्या करना है, उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना है। यानी उत्पादन कौन सा स्थान है भारत का, बोलिए, और निर्यातक में आपको बोलते रहना है मने मन। 600 करोड़ रुपए की निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना एक नई उप योजना शुरू की। ये जो योजना था पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू किया गया, कितने से, 600 करोड़ से, कितने से, 6000 करोड़ से, कितने से, 6000 करोड़ से। कौन सा, पीएम मत्स्य संपदा योजना का उप योजना, ठीक है। जिसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य सिंपल से, जो मछली को देखिए उसके मछुआरों को देखिए, और उससे संबंधित व्यक्ति जो है उसमें जो लघु उद्योग है उसको सक्षम बनाने के लिए। पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ ऋण, यानी जो 6000 करोड़ है उसमें से 20 लाख रुपया किसके लिए है, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के ऋण के लिए, यानी कोई अगर ऋण लेगा तो उसको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, समावेशी का दूसरा पार्ट क्या है, स्वस्थ शिक्षा एवं कौशल वर्धन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्किल इनरिचमेंट, स्किल इनहेंसमेंट, यानी ये 3 पॉइंट है, स्वस्थ शिक्षा और कौशल वर्धन। पहला समावेशी में कृषि एवं सहकारी क्षेत्र था, दूसरा स्वस्थ शिक्षा एवं कौशल वर्धन। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। 2047 तक सिक्कल सेल एनीमिया, सिक्कल 47 क्या है, सिक्कल 47, यानी सिक्कल सेल एनीमिया को 47 तक क्या करना है, इरेडिकेट करना है, उन्मूलन करना है। अब इससे प्रभावित जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पे, जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पे क्या करना है, जागरूकता करना है, और 0 से 40 आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। कितने एज तक के, 0 से 7 करोड़ लोगों, 0 से 40 7 करोड़ लोगों को। अब जो किशोर एवं बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाए, किसके लिए, किशोर एवं बच्चों के लिए क्या किया जाएगा, एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना किया जाएगा, एजुकेशन से रिलेटेड है। अब जो फार्मास्यूटिकल्स है, स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड है, जो फार्मास्यूटिकल्स अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम की भी शुरुआत होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है प्राथमिकता 2, यानी पहला क्या था, SAS SAAS, याद कर लीजिए, आज निकल तो होना ही है आपका। तो जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, इसका क्या कार्यक्रम है, जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम चला था इसमें सफलता देखते हुए अब क्या किया गया है, 500 आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को शुरुआत किया जाएगी। जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम था आपको कमेंट करके बताना है कि आकांक्षी जिला में शामिल जिला कितना, 113 या 112, ये ऑप्शन दिया आपको कमेंट करना। कमेंट करने से फ्रेंड्स याद होता है, इसलिए मैं बार बार आप लोग को कहता हूँ। विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह यानी PVTG, ये क्या है, यहाँ से यूपीएससी सवाल पूछती है कि ये ट्राइबल ग्रुप की क्या स्थिति है। ये लिमिटेड 75 या लेटेस्ट देखना पड़ेगा, अगर कितना 75 का आसपास है, ये टोटल ग्रुप है जनजातीय का। इसमें प्रधानमंत्री PVTG विकास कार्यक्रम मिशन शुरुआत करेगा। अगले 3 वर्ष में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये, यानी कितना है 3 वर्ष में, यानी 15 3 × 5 15,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराई जाएगी राशि। और अगले 3 वर्ष में 3.5 लाख जनजातीय छात्रों को क्या किया जाएगा, 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोला जाएगा। वैसे देखिए ये स्कूल पर काम चल रहा है, इसमें से लगभग पूरा हो गया है, लेकिन टोटल टारगेट है 740, कितना 740 स्कूल, जिसमें से 38,000 से अधिक या 38,800 एग्जैक्ट अध्यापक की नियुक्ति एवं सहायक कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट, कर्नाटक के सूखा, यानी सिंपल सी बात है, ये कह रहा है ऊपरी भद्रा परियोजना कहाँ पर है, तो भद्रा परियोजना का संबंध किससे है, तो कर्नाटक से है। ये किस तरह की परियोजना है, तो सूक्ष्म सिंचाई तथा पेयजल सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। कहाँ पे, ये केंद्रीय सहायता दी जाएगी इस योजना के लिए। कौन सा योजना के लिए, भद्रा परियोजना। भद्रा का संबंध कहाँ से, कर्नाटक राज्य से। पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय 66% वृद्धि कर 69,000 करोड़ रुपये से अधिक कर दिया गया। क्या, तो पीएम आवास जो योजना है, पीएम आवास योजना के लिए जो परिव्यय है उसमें 66% वृद्धि की है। और टारगेट क्या है पीएम आवास योजना को, सभी के लिए घर हो 2024। यह एक प्रकार का। अब नेक्स्ट क्या है, भारत का साझा पूरा लेख निधान यानी भारत श्री की योजना का नाम क्या है,
भारत श्री, भारत श्री। एक अन्य श्री था ऊपर, वो क्या था, कमेंट कीजिए। अन्य श्री था, ये क्या है, एक प्रकार का डिजिटल पुरालेख पांडुलिपियों को जो संग्रहालय बनाएगा। ठीक, इसमें क्या प्रथम चरण में जो 1 लाख प्राचीन पुरालेखों है उसको डिजिटल रूप से स्थापित किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि जेल में निर्धन बंद कैदी जो है, यानी जो कैदी जेल में बंद है वो निर्धन है, तो उसको जमानत राशि व्यवस्था में जो असमर्थ है उसके लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान किया जाएगा। यानी जेल गए हैं तो आपको छूटने की व्यवस्था सरकार कर रही है। नेक्स्ट क्या है, तीसरा नंबर पर SAAS का तीसरा क्या है, अवसंरचना एवं निवेश। सास का तीसरा क्या है, अवसंरचना एवं निवेश। इसमें क्या, अवसंरचना निवेश से तेजी लाने के लिए 1.3 लाख करोड़ बड़े परिव्यय के साथ राज्यों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण और 1 वर्ष जारी निर्णय कर लिया, मतलब राशि को जारी करने का निर्णय लिया गया। मतलब राज्य है उसको 50 वर्ष तक ऋण मुक्त ब्याज, मतलब ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। किसके लिए, अवसंरचना विकास के लिए। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया, जो अब केवल अब तक रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक है। ये स्टेटमेंट बन सकता है कि रेलवे का अभी जो 23-24 में दिया गया है कि अभी तक सर्वाधिक है, क्योंकि बीपीएससी में स्टेटमेंट पूछा जाता है, तो अभी तक सर्वाधिक है, बिल्कुल सर्वाधिक है। यूपीएससी में भी इस तरह से स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। 2.4 लाख करोड़ है। नेक्स्ट क्या है, क्षेत्रीय एंड रीजनल एयर कनेक्टिविटी के लिए क्या किया गया है, 50 अतिरिक्त जो हवाई अड्डा उसको पुनरुद्धार किया जाएगा, नहीं जीर्णोद्धार किया जाना, उसको मरम्मत किया जाना है। अब अवसंरचना विकास कोष, शहरी अवसंरचना विकास कोष यानी UIDF की स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आई ऋण की कमी के माध्यम से होगी। मतलब सिंपल सी बात है, जो शहरी अवसंरचना विकास कोष को स्थापना किया जाना है, उसमें बेहतर प्रबंधन किया जाना है। उसमें होगा क्या, तो इसके लिए क्या किया गया, शहरी अवसंरचना विकास कोष का गठन किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो 2 टायर और 3 टायर शहर है वहाँ पे सार्वजनिक एजेंसियों के माध्यम से अवसंरचना निर्माण में मदद किया जाएगा। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपये का धनराशि उपलब्ध कराई गई है। चौथा प्राथमिकता क्या है, क्या सक्षमता, आपको बोलना है क्या होता है, SAA और अंतिम में क्या है S। चौथा S क्या है, चौथा S के क्या है, सक्षमता को सामने लाने, जो कैपेसिटी इनहेंसमेंट है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि ऑनलाइन यानी एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आई गॉट आप कह सकते हैं, आई गॉट आपने गॉट कर लिया क्या, कर्मयोगी नामक एक पोर्टल की शुरुआत किया गया। प्लेटफॉर्म कर्मयोगी, कौन सा प्लेटफॉर्म है, आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। इसमें क्या होगा, देश के शीर्ष शैक्षणिक संस्थान में जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र, कितना, 3 उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किया जाएगा। AI के लिए क्या है, आई के लिए उत्कृष्टता केंद्र का स्थापना किया जाना, कितना है, 3। और आई गॉट कर्मयोगी कार्यक्रम भी है जो एक प्लेटफॉर्म एकीकृत करेगा। अब इसमें क्या होगा, स्टार्टअप्स, शिक्षाविद, नवाचार, अनुसंधान इत्यादि के एक राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाया जाएगा स्टार्टअप्स के लिए और शिक्षाविदों के लिए। न्याय प्रशासन में दक्ष लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ई न्यायालय परियोजना की चरण 3 शुरू किया जाएगा। यानी कह रहा है कि ई न्यायालय परियोजना शुरू किया जाएगा, न्यायालय में जो इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन जो काम होगा उसको बढ़ावा देना। और एक हाल ही में अभी कौन सा न्यायालय, केरल, जहाँ पे क्षेत्रीय भाषा में भी न्याय उपलब्ध कराए जाने की बात की जा रही है। चौथा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, MSMI क्या है, MSMI, ठीक है। इसके लिए इसके निष्पादन को सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास चलाया जाएगा। विवाद से विश्वास 1 लाया गया, किसके लिए, MSMI के लिए। उसके बाद है क्या, सरकारी एवं सरकारी उपक्रमों को संविदागत विवाद को निपटान के लिए, फिर जो सरकारी उपक्रम के लिए क्या है, विवाद से विश्वास 2। और यहाँ विवाद से विश्वास 1 किसके लिए था, MSMI के लिए। किसके लिए था, MSMI के लिए था। और सरकारी उपक्रम एवं सरकार के लिए विवाद से विश्वास 2। अब MSMI के बड़े व्यवसाय एवं चैरिटेबल ट्रस्टों के लिए एक डिजी निकाय, मतलब निकाय डिजी लॉकर, लाइक डिजी लॉकर मतलब जहाँ पर आप ऑनलाइन चीज़ें को रख सकते हैं, एक तरह से लॉकर बना के स्थापित किया जाना है। पहचान तथा पते के अपडेट के लिए 1 स्टॉप समाधान, यानी जहाँ एक ही जगह सब कुछ मिल जाए उसके लिए डिजी लॉकर और आधार कार्ड को मूल पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो आधार मित्र आया है, आधार मित्र, इसका संबंध किससे है, तो आधार कार्ड से है। नेक्स्ट 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 100 लैब स्थापित किया जाएगा। किसके लिए,
5G सेवा के लिए यानी 5G के लिए क्या किया जाना है, 100 लैब को विकसित किया जाना है। नेक्स्ट, व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से ज़्यादा अनुपालनों को कम किया जाएगा और 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध के श्रेणी से, मतलब जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे जो विधिक प्रावधान जिसकी वजह से आपराधिक हो जाता था केस, उसको खत्म किया गया, उसको कम किया गया है। अब कह रहा है जन विधेयक विश्वास, ये क्या है, 42 केंद्रीय अधिनियमों को संशोधन कर जन विश्वास विधेयक पास किया जाएगा। यानी ये क्या है, बहुत सारा विधेयक है जिसके माध्यम से, जैसे हाल ही में भी जो लेबर लॉ आया था उसमें भी बहुत सारे विधेयक को क्या कर दिया, बहुत सारे कानून को एक एक्ट में, मतलब कि एक कोडिफिकेशन कर दिया। तो उसी तरह से यहाँ भी जन विश्वास विधेयक लाना है जिसमें से बहुत सारे कानून को एक जगह कर दिया जाएगा। पचमा क्या है, पचमा जो था क्या, हरित विकास। हरित विकास है तो सास का जो यानी सास हरित विकास चाह रही है आपका, तो उसके लिए क्या करना, पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली को अपनाना। इसके लिए एक प्रोग्राम था, एक कार्यक्रम है लाइफ, क्या है, LIFE, लाइफ है, यानी पर्यावरण, सिंपल से आपको बेहतर जीवन चाहिए, बेहतर लाइफ चाहिए, तो आपको क्या करना है, हरित विकास करना है, यानी पर्यावरण में सहयोग देना है, सुधार में। इसकी चर्चा बजट भाषण में की गई, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 19,700 करोड़ की रुपये की लागत से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, क्या, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की अर्थव्यवस्था को के माध्यम से निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति को ले जाएगा। यानी कार्बन जो इंटेंसिटी है ना, उसको मिनिमम करने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए कौन सा मिशन है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, और लाइफ एक कार्यक्रम है हरित विकास के अंतर्गत। अब क्या हुआ, कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए तो जीवाश्म ईंधन की जो आयात है उसके जो उस पर जो निर्भरता है उसको 2030 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन वार्षिक उत्पादन लक्ष्य रखा गया। अब देखिए, जो हम लोग, हमारा देश यानी भारत जो आयात करता है वो 80% से ऊपर जीवाश्म ईंधन के जो आयात करता है, पेट्रोल डीजल इत्यादि का, तो उसको कम करना है। ठीक है, अब कह रहा है कि लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली में 20,700 करोड़ का निवेश के साथ निर्मित की जाए। ये कह रहा है, सिंपल सी बात कहना चाह रहा है कि लद्दाख में जो 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा है उसको एक अंतर्राज्यीय ग्रिड के माध्यम से विकसित किया जाना है और उसको क्या करना है, निर्मित किया जाना है। इसके लिए 20,700 करोड़ का निवेश किया जाना है। पर्यावरण संरक्षण के तहत अधिनियम के तहत हरित क्या है, ऋण क्रेडिट कार्यक्रम, यानी हरित ऋण क्रेडिट कार्यक्रम अधिसूचित किया गया। PM प्रणाम क्या, मोदी जी प्रणाम आप लोग से कर रहे हैं कि आप क्या कीजिए कि जो जैविक खेती है, यानी जैविक खेती को आपको क्या करना है, बढ़ावा देना है और रासायनिक उर्वरक को या तो संतुलित उपयोग करना है या कम कर देना है। इसके जो वैकल्पिक उपयोग है उसको बढ़ावा देना है। आपको कमेंट ये करना है कि जैविक जो भारत का पहला या दुनिया का पहला जैविक राज्य अपनाने वाला कौन हो गया, दुनिया का पहला। वैकल्पिक उर्वरक को प्रयोग करना है, प्रणाम, यानी मोदी जी प्रणाम कर रहे हैं भाई, एग्रीकल्चर में उर्वरक को, रासायनिक उर्वरक को कम कर दो। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन यानी गैल्वेनाइजिंग, गोवर्धन क्या है, तो गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन नामक योजना शुरू किया गया, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपये की कुल राशि के साथ 500 अवशिष्ट से क्या, 500 नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किया जाएगा। कौन योजना है, प्रणाम, मोदी जी प्रणाम कर रहे हैं भाई, खेती में उर्वरक मत डालो। अगले 3 वर्षों के लिए 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए सहायता दी जाएगी। मैग्रो पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावास, ठोस आमदनी के लिए मिस्टी मतलब मिस्टी और मैग्रो, मिस्टी क्या है, मिस्टी और इधर मैग्रो, मिस्टी और मैग्रो, ठीक है। मिस्टी और मैग्रो को रिलेट कर सकते हैं। मिस्टी का संबंध किससे, मैग्रो से, और मिस्टी है क्या, तो जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे जो मैग्रो फॉरेस्ट है उसको ज़्यादा बढ़ाना है, मतलब इंक्रीज कराना है। 3 वर्ष के लिए अमृत धरोहर योजना, क्या है, अमृत धरोहर योजना के माध्यम से आर्द्रभूमि जैव विविधता को बढ़ावा देना। ये आर्द्रभूमि क्या है, यानी वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए बढ़ावा देना। इसके लिए कौन सा स्कीम है, अमृत धरोहर योजना। और ये आर्द्रभूमि कार्यक्रम शुरू कब हुआ था, 1971 में, कहाँ से, ईरान के रामसर साइट, ईरान के रामसर से, इसलिए रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। और बिहार में एक आर्द्रभूमि है बेगूसराय जिला में, आपको कमेंट करके बताना है क्या है। प्राथमिकता युवा शक्ति, छठा प्राथमिकता क्या है, युवा शक्ति। इसमें क्या है, अगले 3 वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए
लाखों युवाओं को कौशल प्रदान के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 40 शुरू की जाएगी। 40 मतलब क्या होता है, जैसे कोई योजना आया, योजना मान ली 1 उसका दूसरा वर्जन आया 2, जैसे मोबाइल कहते हैं मोबाइल प्रो या मैक्स, इस तरह से उस तरह से योजना है। तो इस इंडस्ट्री 4.0 जैसे कोडिंग होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग इत्यादि के नए युग जो आरंभ हो रहा है उसको इंडस्ट्रियल 4.0 कहते हैं। इंडस्ट्रियल 4.0 क्या है, तो औद्योगिक विकास का चौथा औद्योगिक विकास 4 है। इसके लिए मेनली जो है कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, 3D प्रिंटिंग इत्यादि है। इसमें युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर को कौशल प्रदान करने हेतु क्या क्या 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाना है। अब क्या है, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत एवं कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र और विस्तार प्रदान किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, जो जिसकी डिमांड हो रहा है, जैसे मान लेते हैं आप कंप्यूटर इंजीनियर की डिमांड हो रहा है तो कंप्यूटर को डिमांड किया जाएगा, कौशल उसको सक्षम बनाया जाएगा। MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उसको जोड़ा जाएगा। उद्यमिता विकास को सुलभ बनाया जाएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना क्या है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना, इसके अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान के लिए डायरेक्ट बेनिफिट यानी DBT शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट, पर्यटन, इसके लिए क्या किया गया है, तो चुनौती मोड में यानी टारगेटेड मोड में कम से कम 50 गंतव्य आधारित घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों को एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित, मतलब 50 ऐसी जगह टारगेट करना है जहाँ पे कोई घरेलू आए या यानी इंडियन हो या फॉरेनर हो, उसको घुमाया जाएगा, मतलब फिक्स प्लेस। देखो अपना देश, ये किस मंत्रालय कार्यक्रम है, तो पर्यटन से है। इसका टारगेट क्या है, विशिष्ट क्षेत्र कौशल वर्धन और उद्यमिता विकास को समन्वय स्थापित करना, मतलब देखो अपना देश कार्यक्रम के माध्यम से जो जहाँ पर्यटन क्षेत्र है वहाँ पे विशेष तरीके से कौशल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है ताकि विकास हो। थीम आधारित पर्यटन सर्किट एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत की जाएगी, जो बजट भाषण में क्या कहते हैं। थीम आधारित मतलब क्या, जैसे कि आप मान लेते हैं कि रामायण सर्किट है, रामायण सर्किट है, बौद्ध सर्किट है, जैसे बिहार में बौद्ध सर्किट है, रामायण सर्किट है, उस तरह से स्पेशल थीम के आधारित टारगेटेड एरिया में घुमाया जाएगा। किसके तहत, स्वदेश दर्शन योजना के तहत। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम क्या है, इसका मतलब जो सीमावर्ती इलाका है, नहीं जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है ताकि वहाँ पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाए और वहाँ के जो गांव के जो निवासी हैं या जो उस एरिया के लोग हैं उसको बेसिक बुनियादी जो ढांचा है जो उसको विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, राज्यों के उनके स्वयं के लिए एक जिला एक उत्पाद GI उत्पाद और हस्तशिल्प उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनकी बिक्री करने के लिए अपने राजधानियों या उसे प्रमुख पर्यटन केंद्र पे यूनिटी मॉल, मतलब सिंपल सी बात है, जो राज्य है ना उसके जो कोई जिला फेमस है, ठीक है, जैसे कि सिलाव के खाजा, ठीक है, या जैसे मुजफ्फरपुर की लीची, तो उस तरह से जो स्पेशल जिला है उसके जिला मुख्यालय या आसपास के उसी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा, जिससे GI टैग या उसको मिलना हो या उससे संबंधित उत्पाद को बेचने में आसानी होगा। 7वां और अंतिम प्राथमिकता क्या है, वित्तीय क्षेत्र। इसमें क्या है, तो वित्तीय सहायता सूचना की केंद्रीय भंडार या रिपोजिटरी के रूप में काम करने के लिए राष्ट्रीय विकास सूचना रजिस्ट्री की स्थापना की जाएगी। वित्तीय सहायता के लिए क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना किया जाएगा। इसके ऋण का कुल प्रवाह हो, इससे क्या होगा, जो जिसे ऋण लेने में दिक्कत होता है तो ऋण मिलेगा आसानी से, वित्तीय समावेश जिससे सबको आसानी से ऋण मिलेगा, तो जो फाइनेंशियल एक्सक्लूजन है या डेवलपमेंट है उसको क्या होगा, वित्तीय समावेशन बेहतर होगा और लोगों को आसानी से ऋण मिलेगा ताकि आसानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, बिजनेस खोल सकता है, व्यापार स्टार्ट कर सकता है। डिजिटल निरंतरता ने डिजिटल कंटिन्यूटी समाधान के लिए जुड़ने के लिए GIFT और IFSC में उनके डाटा दूतावासों की स्थापना किया जाएगा। कंपनियों के त्वरित रिस्पांस के लिए जो कोई शिकायत आता है उसको त्वरित रिस्पांस के लिए केंद्रीय डेटा समाधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। 2022 में डिजिटल भुगतान लेन देन के लिए 76% यानी 76% की और मूल्य में 91% की वृद्धि हुआ है। 2022 में केंद्रीय भुगतान में कितना, लेन देन में 76 और मूल्य में मतलब लेन देन में वृद्धि हुआ 76% और मूल्य की बात करें यानी टोटल कितना हुआ उसमें से 91% वृद्धि हुआ। आज़ादी का अमृत महोत्सव
आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक यानी 2 वर्षों की अवधि के लिए लघु बचत योजना के तहत महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो जमा पूंजी था उसको डबल कर दिया गया है। सवाल है पहले कितना था, 15 लाख था, अब डबल कर कितना हो गया, 30 लाख। किसके लिए? वरिष्ठ नागरिक आप लोग के लिए नहीं है, आपके माता पिता के लिए। अब फ्रेंड्स ये टू द पॉइंट कार्यक्रम है, ये इसको रैपिड फायर में हम लोग देखेंगे थोड़ा फास्ट में। मोबाइल फ़ोन उत्पादन में कितना है? वित्तीय वर्ष 2,75,000 करोड़ रुपये के मूल्य के 31 करोड़ यूनिट स्थापना किया। कितना? 31 करोड़ यूनिट रुपया। कितना वित्तीय वर्ष में कितना है? 2,75,000। नेक्स्ट क्या? विनिर्दिष्ट सिक्रेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क 16% है। कितना? 16% है। अब कह रहा है भारत में स्टार्टअप के लिए तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना है। स्टार्टअप में फर्स्ट है, सॉरी तीसरा है, आपको बताना फर्स्ट कौन है और सेकंड कौन है। तो ऑप्शन दे देते हैं आपको, कमेंट कर देना, एक चाइना और दूसरा अमेरिका, यानी इसमें अमेरिका फर्स्ट है या चीन, दोनों को कमेंट करना है। विश्व में स्टार्टअप के लिए तीसरा स्थान हुआ और फर्स्ट सेकंड आपको कमेंट करना है। के माध्यम से नवाचार गुणवत्ता में दूसरा स्थान, यानी नवाचार और गुणवत्ता में कौन स्थान है? दूसरा। केंद्रीय बजट 23-24 के लिए सरकार 2024 से अब तक, यानी जब केंद्र सरकार यानी मोदी जी की सरकार आया है तो 9 वर्षों में क्या क्या उपलब्धि हासिल की है इसको वो बताना चाह रहे हैं। कहने कि 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से 5वां पर आ गया। सवाल है 5वां भारत है, छठा कौन है और चौथा कौन है? छठा इंग्लैंड है, चौथा जापान है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालय का निर्माण किया गया। कितना? 11.7। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिया गया। 102 करोड़ लोगों में क्या किया गया है? 220 करोड़ टीका लगवाया गया है। ठीक है, 120 करोड़, 102 करोड़ को 120 करोड़ में बदल दिया गया। नेक्स्ट क्या? पीएम जनधन योजना के तहत 47 कितना 8 करोड़ बैंक खाता खोलाया गया। नेक्स्ट पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों को खाता कवर किया गया, बीमा कवर किया गया। अब इसको आपको बताना है कि इसमें कितना है प्रीमियम। पीएम किसान सम्मान निधि, इसके तहत क्या किया गया है? तो 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण ट्रांसफर किया गया। प्रति व्यक्ति आय 2 गुने से भी अधिक हो गया, यानी कितना हो गया है? 1.97 लाख, यानी 1.97 लाख। और आपको बिहार का बताना प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक कितना है? 1.51 लाख। नेक्स्ट व्यक्तिगत आयकर, इसमें क्या है? तो 7 लाख रुपये तक का व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना है। और कर का जो स्लैब है वो 6 था, उसको क्या कर दिया गया? 5। लेकिन व्यक्तिगत आयकर में स्लैब 6 था, उसको कर दिया गया 5। और 3 लाख की सीमा तक में कोई टैक्स नहीं लगे, पूरी तरह से छूट है। अब देखिए स्लैब है, उसको देखना है क्या है। आप इधर देख लीजिए, 0 है पहला स्लैब, दूसरा 5, 10, 15, 20। ठीक है, 0, 5, 10, 15, 20। उसके बाद 20 के बाद डायरेक्ट 30 है, यानी यहाँ पे 10% की वृद्धि हुआ है। और सब क्या है यहाँ पर? और सब 0 से 5, फिर 5, 55 का है, सबका 55 हो रहा है, लेकिन अंतिम में क्या 10% है। अब देखिए इधर क्या वृद्धि हो रहा है? 0 से 3 लाख तक 0 है, उसके बाद फिर 3 से 6, 0 से 3, ठीक है, 3 से 6 तक आए 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15%, और 12 से 15 20%, और 15 लाख से ऊपर सीधे 30, यानी यहाँ पे 10% का जंप लिया है। सीधा सीधी आपको इधर देख लेना है, 3, 0 से 3, फिर 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, और 15 से सीधे ऊपर 30% का स्लैब में आ जाता है। नेक्स्ट, प्रत्येक वेतनभोगी 50,000 तक मानक कटौती अनुमान पेंशनभोगी के लिए, मतलब क्या किया गया? मानक कटौती है उसमें 15,000 तक की उपलब्ध रहेगी। अब कह रहे हैं नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार 37% से घटाकर 25 कर दिया, यानी परिणाम स्वरूप 37 अधिकतम कर दर 37% तक ही रह पाएगा। नेक्स्ट क्या है कि अब जो रुपया आता कहाँ से, इसको थोड़ा जो इम्पोर्टेंट योजना है, तो सबसे ज़्यादा खर्च किस पे होता है? आवास योजना। इसको पूरा कब किया जाना? 24 तक। इसमें कितना है? 79,590 करोड़। कितना? 79,590 करोड़। तीसरा जल जीवन मिशन, ये कितना है? 70,000 करोड़। अब देखिए मनरेगा और किसान सम्मान निधि दोनों में 60-60 हज़ार करोड़ है। आप याद किसे करना है? जो किसान है वो मनरेगा में भी काम करता है, और दोनों को कितना वेतन मिलता है? 60 हज़ार करोड़, यानी मनरेगा है। अब इसे आगे थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। किसान है, पीएम किसान है, किसान जो है वो पीएम है, उसको मनरेगा में काम करता है, 60 हज़ार करोड़ मिलता है। ठीक है, उसके बाद
जस्ट थोड़ा आगे बढ़ा, उसको जल जीवन में जुड़ा तो उसको 70 मिल गया, फिर उसको आवास मिल गया 79,590 करोड़ है। आप कह रहे हैं रुपया का प्रमुख बजट का जो प्रमुख मद क्या है, तो परिवहन कितना है 5,17,034 करोड़, यानी ऐसे देख सकते हैं 5 17 दूनी 34, 5,17,034 करोड़ यानी 5 17 और 34, ठीक है 7 दूनी 34। बस मतलब डेटा को बार बार खेलते रहिए डेटा से, इसलिए याद हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में कितना है 4,32,072 करोड़, 4,32,720 करोड़, कितना है 4,32,720 करोड़। ग्रामीण विकास कितना है 2,38,204 करोड़, यानी 2 अंतिम में 4 है। अब शिक्षा में कितना, एजुकेशन में, तो एजुकेशन में सर्वाधिक इस चारों में कम है 1,12,899 करोड़। अब है कि टॉप 5 जहाँ मंत्रालय खर्च करता है, सर्वाधिक कौन मंत्रालय खर्च कर रहा है, तो रक्षा मंत्रालय कितना है 5,94 लाख, यानी 6 लाख, ऐसे याद कर सकते हैं। रक्षा मंत्रालय में 6 लाख में 0.6 कम है, यानी 6 लाख में 0.6 कम है। दूसरा है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, इसमें क्या 2.7 लाख करोड़ है। रेल मंत्रालय की बात करें तो 2.41 लाख करोड़ है। उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय कितना है 2.06 लाख, और गृह मंत्रालय 1.96 लाख, यानी 1.94 लाख करोड़। नेक्स्ट जो आखिर है फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो पसंद आ रहा है, चीज़ें याद हो रही है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कालाजार पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जो लक्ष्य है 2023, यानी इसी साल आपको क्या, जैसे ही 2023 याद आए तो आपको क्या ध्यान रखना है, कालाजार इस साल समाप्त कर देना। और WHO का लक्ष्य है 30। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे 2023, उर्वरक क्षेत्र में 2023 तक पूरा करना, यानी कालाजार उर्वरक, यानी काला उर्वरक जो है वो 23 तक पूरा हो जाना। और ब्रॉडगेज रूट में 100% विद्युतीकरण 2023। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को, राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ना 2023। अब देखिए ये 23 में कौन कौन है, एक सेकेंड फिर देख लीजिए। यानी आपको क्या ध्यान रखना है कि जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, उसको क्या किया कि उसी क्षेत्र से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से क्या किया, उर्वरक लाया, और जहाँ पे 100% विद्युतीकरण किया गया था, जिससे कि कालाजार समाप्त हो गया। यानी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे उर्वरक क्या किया, उसी से उर्वरक लाया, जिससे ब्रॉडगेज 100% हो गया, रूट रेक्टिफिकेशन, और जिससे कि कालाजार की समाप्ति हो गया। अब देखिए जिससे पूर्वोत्तर राज्य की राजधानी नेटवर्क पहुंच गया। नेक्स्ट क्या है, ये जो है कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल, ये कब तक है 24 में क्या क्या है, देखिए 24 में आवास मुहैया कराना है, डिजिटल रेडियो करना है, हर घर में नल से आपूर्ति स्वच्छ जल को करना है, और सड़क दुर्घटना को 50% कम करना है। 5 ट्रिलियन इकॉनमी। आप देखिए 24 में क्या क्या है, आपको ट्रिक क्या बनाना है कि जो आवास मतलब घर में क्या हुआ है कि डिजिटल रेडियो लगा है, उस डिजिटल रेडियो के माध्यम से जो कि डिजिटल हो गया, तो जो डीजल है उसका शून्य उपयोग होने लगा है, और नवीकरणीय ऊर्जा पे डीजल काम चल रहा है। जब नवीकरणीय ऊर्जा है और डीजल बंद हो गया तो आपके घर में स्वच्छ जल आया। जब घर में स्वच्छ जल आया, स्वाभाविक सी बात है जो मौत पर, जो सड़क दुर्घटना का मौत है वो 50% का। इस तरह से आपको एक छोटी सी कहानी बना लेना जिससे चीज़ें याद रहेगा। अब देखिए 5 ट्रिलियन इकॉनमी, डॉलर इकॉनमी बनाने के लिए कब टारगेट है 2024-25, चूँकि बजट की बातें था, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि इस पर काफ़ी डिबेट हुआ था, इसीलिए। अब जो 25 तक क्या क्या है, तो डिजिटल इकॉनमी बनाने के लिए टारगेट है 2025 तक कितना, 1 ट्रिलियन का, 1 ट्रिलियन डिजिटल इकॉनमी होगा। नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए 25 तक टारगेट है। टीबी मुक्त 25, कालाजार कब था 23। 20% इथेनॉल मिश्रण 25। अब देखिए 25 में ये 4 गए, आपको छोटा सा कहानी बना लेना है कि ऑप्टिकल फाइबर गांव में बिछा, जिससे क्या हुआ कि 1 ट्रिलियन इकॉनमी हो गया 24-25। जब ऑप्टिकल फाइबर बिछ गया तो टीबी भी मुक्त हो गया, तो जो इथेनॉल है, पेट्रोलियम जो इथेनॉल मिश्रण है वो भी लक्ष्य पूरा हो गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है 2030, ये बहुत आसान है। आपको सोचना क्या है, सोचना है कि SDG लक्ष्य, SDG टारगेट 2030, यानी इसका लक्ष्य टारगेट क्या है 2030 तक। इसमें गोल कितना है, तो इसमें 17 गोल है। उस गोल में जो चीज़ है फ्रेंड्स उस पर आपको ध्यान रखना है। उसमें मेन टारगेट क्या है, बहुत सारे, जैसे गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, परिवहन, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, इनोवेशन, ये सब है। तो इसको पूरा करने के लिए ही इस सब को टारगेट को क्या किया गया है, फिट किया गया, आपको दिमाग में रखना है। तो पहला टारगेट क्या है,
हमको जैसे जलवायु परिवर्तन को रोकना, यानी कोयला गैसिफिकेशन को 100 मीट्रिक टन करना है, कब तक? 2030 तक। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा करना है, कब तक? 2030 तक। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा करना है, कब तक? 2030 तक। कार्बन उत्सर्जन 1 अरब टन करना है, कब तक कमी करना है? 2030 तक। पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन 2030 तक। देखिए हम लोग कलाजर पर है 23, टीबी 25, मलेरिया 30। अब कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन 2030, और HIV एड्स को ख़त्म करना है 2030। रेलवे को, भारतीय रेलवे नेट जीरो उत्सर्जन करना है, ग्रीन रेलवे बनाना है 2030। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC को उपयोग को 80% कम करना है 2047। ये देखिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आज़ादी के 100 वर्ष, और इसको 80% कम हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है कि आत्मनिर्भर बनना। ऊर्जा के क्षेत्र में जब हम लोग आज़ाद होंगे तो ऊर्जा के क्षेत्र में भी क्या बन जाएंगे? आत्मनिर्भर। पोत निर्माण में भी हम लोग 47 में आत्मनिर्भर बन जाएंगे। और मुंबई शहर शून्य कार्बन उत्सर्जन करेगा 2050, जबकि नेट जीरो उत्सर्जन ये हो जाएगा 2070। फ्रेंड्स, अगर आपको चीज़ें याद हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।